हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भट्टेर आईएएस एनसीईआरटी साइंस सीरीज। तो फाइनली आपकी रीस्टार्ट हो ही गई है और क्लास 8 के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर। आज हम शुरुआत करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए लाभकारी हैं या नुकसानदायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कह रहे हैं, सूक्ष्म जीव होते क्या है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, इसे हिंदी में आपके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? देखिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, यानी कि हम बिना माइक्रोस्कोप के उसे हम नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी है ना माइक्रोस्कोप, उसके बिना हम इन्हें नहीं देख सकते। हमारे चारों तरफ ये पाए जाते हैं लेकिन बिना सूक्ष्मदर्शी के हम इन्हें नहीं देख सकते थे। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जीव हमें दिखाई देते हैं, मक्खी है, मच्छर है, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, सब हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें दिखाई नहीं देते। तो ये जो माइक्रोब्स हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अच्छा यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको हम मेनली 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। प्रोटोजोआ जिसे हिंदी में आप प्रोटोजोआ ही कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जिसे आप जीवाणु कहते हैं हिंदी में, फंजाई कवक और एल्गी जिसे हम कहते हैं शैवाल। ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स हैं जिनमें हम इन सभी सूक्ष्म जीवों को डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग 4 ग्रुप्स हैं। तो अभी 4 ग्रुप्स को अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं की। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे सामने टर्म आई हुई है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? देखिए, जो हम जीवों का जब विभाजन करते हैं तो ये शुरुआती विभाजन जो हमारा होता है उसी में हम 2 क्लासेस पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? देखिए, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम जानते हैं किससे बने हुए होते हैं? सेल ऑर्गेनेल से, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर अलग अलग हमें क्या मिलते हैं? ऑर्गन्स मिलते हैं, सेल्स मिलती हैं। तो यहीं पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, एक टर्म यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे भी हमारे बीच बीच में आने वाली है, यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जिसे आप कहते हैं, और एक होता है मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। ठीक है। एक कोशिकीय जिसमें बॉडी की जितने भी फंक्शन है वो सिर्फ एक ही कोशिका करती है ना। और मल्टी यानी कि बहु, तो बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी के, तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, स्पेसिफिकेशन उनका हो जाता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जिनकी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं यानी कि जो कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कोशिकांग हैं, उन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। अगर हम देखें कि ये सपोज ये हमारी कोई सेल है और ये ऑर्गेनेल्स हैं, तो वैसे अगर हम देखें तो हर ऑर्गेनेल के ऊपर क्या होगी? एक कवरिंग होगी और ये दूसरे से अलग रहेगा, है ना। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें ये जो मेम्ब्रेन है ये नहीं होती, जो ऑर्गेनेल्स है वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये हमारा बेसिक डिवीजन हम कह सकते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या होगा? यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Some bacteria are useful for humans while some can be harmful। कुछ हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं इनको भी हम 4 टाइप में पढ़ सकते हैं, बेसिलस, विब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरेला। और यही एक प्रोबायोटिक और हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिलस, विब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरेला, ये 4 हमारी मेजर जो डिवीजन या ग्रुप्स हम कह सकते हैं। तो देखिए, ये आ गया हमारा सबसे पहले कोकाई, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो कोकाई क्या होते हैं? जो स्फीयर यानी कि जो गोलाकार शेप में, जैसे आप देख रहे हैं ना, गोल गोल जो शेप्स नजर आ रही हैं बैक्टीरियाज की, ये आपस में जुड़े होते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? कोकाई। जो हमने दूसरा, ये पहला वाला जो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है या डायग्राम में सेकंड नंबर पर आ रहा है, ये बेसिलाई यानी कि जो रोड शेप में होते हैं। देखिए रोड शेप हमें नजर आ रही है।
तो इनको हम क्या कह देते हैं, बेसिलाई। इसी तरीके से स्पाइरल जो होते हैं, ये देखिए रोड शेप में होते हैं, रोड जो है वो कर्व भी हो सकती है, इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं ना। तो ये अलग अलग हमारी क्या आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाती हैं। तो विब्रियो भी इसी के अंदर एक पार्ट होता है, क्लास होती है। ये पर प्रोबायोटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये लाइव बैक्टीरिया हैं, जैसे यीस्ट आप जानते हैं, जो हम तरह तरह के खाने में फर्मेंटेशन में हम यूज करते हैं। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन, ये टर्म अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन सब में यूज किए जाते हैं और जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो बैक्टीरियाज, लाइव बैक्टीरियाज और यीस्ट जो हमारी सेहत के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पाचन के लिए लाभदायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे बैक्टीरियाज। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, यानी कि सूक्ष्म जैविकी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें जो हमारे कुछ साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट रहे थे। इन्होंने 1665 में कॉक सेल को स्टडी किया था। ठीक है, जो कॉक की सेल है इसको स्टडी किया था, और जो बैक्टीरियाज हैं, स्पर्मेटो हैं, इन्होंने इन सबको सर्च किया था कॉक सेल के अंदर, अपना जो बेसिक क्रूड माइक्रोस्कोप हम कह सकते हैं उसको यूज करके। ठीक है, जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, नाम बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, एंटन वॉन लीवेनहॉक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1676 के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया था। इनके बारे में जो डिटेल हम कह सकते हैं वो इन्होंने दी थी। इसके बाद फिर से नाम हमने बहुत सुना है, अपनी क्लासेस में हम पढ़ते रहे हैं, लुईस पास्चर, है ना। तो जो लुईस पास्चर हैं, इन्होंने 1857 और 59 इस समय के दौरान जो फर्मेंटेशन प्रोसेस अभी हमने नाम लिया था, है ना, किण्वन जिसे हम कहते हैं, इसे हम डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। फर्मेंटेशन हिंदी में आपके लिए यहाँ पर में किण्वन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन को इन्होंने डिस्कवर किया था और ये बताया था कि जो यीस्ट है वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी के बाद 1882 में जो रॉबर्ट कॉच हैं, रॉबर्ट कॉच, इन्होंने 1882 के अंदर जो जर्म थ्योरी है वो दी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जर्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट कॉच के द्वारा 1882 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने ही ये बताया था दैट ट्यूबरकुलोसिस इज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया से होती है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और वहीं जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो बेसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी, रॉबर्ट कॉच के द्वारा की गई थी। इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन ग्राम की हम बात करें तो उन्होंने ग्राम स्टेन टेक्निक को डिस्कवर किया था। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, इसे हम नोट कर लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे। बाकी तो साइंटिस्ट बहुत सारे हुए हैं। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने क्या किया था, 1929 के अंदर जो फर्स्ट एंटीबायोटिक हम कहते हैं ना, कौन सा, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन जिसका नाम था। ठीक है, ओके, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। और ये कौन से फंगस से की थी, पेनिसिलिन नोटेटम से। क्लियर, पेनिसिलिन नोटेटम से। तो चलिए अगला हम जो ग्रुप पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, फंजाई, यानी कि कवक जिसे आप कहते हैं। फंजाई आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक क्या होते हैं, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी। ठीक है, सेप्रोफाइटिक जो मृत डेड ऑर्गेनिजम्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, और पैरासाइटिक परजीवी यानी कि पूरी तरीके से
जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे उन पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो फंजाई ऐसे ही होते हैं। अब दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। अब फंगस आपने देखा होगा हमारे खाने में कई बार लग जाती है, जैसे ब्रेड हम फ्रिज में रखते हैं, मॉइस्चर होने के कारण उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ वो जम जाता है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, फंगस कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि फंगस को हम नेकेड आइज के थ्रू देख रहे हैं, हमें किसी माइक्रोस्कोप की तो जरूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो है फंगस माइक्रोस्कोपिक नहीं है, इन्हें हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। हाउएवर यीस्ट इज अ मल्टी सेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये हम यहाँ पर एक्सेप्शन कह सकते हैं कि दूसरे फंजाई के अलावा जो यीस्ट है, ठीक है, जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और साथ ही माइक्रोस्कोपिक भी है। ठीक है, अब यहीं पर हम जो हम बार हमारी टर्म अभी आ रही थी फर्मेंटेशन, जिसे हम किण्वन कहते हैं, इसकी हम बात करेंगे। किण्वन क्या होता है, देखिए अभी जैसा मैंने आपको बताया कि खाने के लिए कई बार जब हम सपोज हमें भटूरे बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, आटे को गूंद के रखते हैं और थोड़ी देर बाद वो आटा फूल जाता है। और जैसे हम केक की बात करें, इडलीस की बात करें, दही की हम बात करें, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डोसा है, चीज़ है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फर्मेंटेशन के बाद बनती है ना। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो क्या करता है, जिसमें जो शुगर होती है, उस जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर शुगर होती है, उसको एसिड में, गैस में और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे भी मैंने आपसे आटे की बात की कि आटे को जब हम थोड़ी देर गूंद के छोड़ देते हैं, उसके अंदर हम यीस्ट मिला देते हैं, या जैसे हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हम जो भी मिला देते हैं, तो आटे के अंदर की जो स्टार्च है, हम जानते हैं उसके अंदर शुगर तो होती है, उस स्टार्च को ये जो यीस्ट होता है ये कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ इस रिएक्शन के थ्रू हमें दिखाया गया इस पूरे प्रोसेस को, ये शुगर है, शुगर मतलब जो भी स्टार्च होती है। ठीक है, खाने के अंदर हम जानते हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब स्टार्च होती हैं खाद्य पदार्थों के अंदर। तो ये जो शुगर है जब यीस्ट के साथ मिलती है तो इनकी रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आपने देखा होगा जो डो होता है, यानी कि जो आटा होता है, वो थोड़ी देर में भी फूला हुआ नजर आता है। वो क्यों आता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। यानी कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस कहाँ जाएगी, ऊपर उठेगी, और जो ऊपर उठती हुई वो क्या करेगी, इस आटे को फुला देगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या जनरेट हो जाता है, अल्कोहल। अल्कोहल भी इसी से बनता है। क्लियर, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल हम कह लें, वाइन कह लें, विनेगर कह लें, इन सब का जो प्रोसेस है वो किससे होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू। यानी कि जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को जब फर्मेंट किया जाता है, यानी कि उसके साथ यीस्ट को मिला दिया जाता है, तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, रिलीज में तो उसमें से निकल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन कंटेंट है उसके साथ वो ऑक्सीजन चली जाएगी, और साथ ही साथ अल्कोहल भी बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल जैसे हम इसे C2H5OH का फॉर्मूला हम कहते हैं, तो OH ग्रुप जहाँ पर भी जुड़ेगा उसको हम क्या कह देते हैं, अल्कोहल। और शुगर की जैसे हम बात करें तो C6H12O6 कॉमन होता है फॉर्मूला। यहाँ से O से जो ये हमने कहा कि ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, और बाकी की जो ऑक्सीजन और एक कार्बन है आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, CO2 बना लेते हैं, और जो बच जाता है वो OH, इसमें से एक इधर बच जाता है और ये H हमारा बच जाता है। तो OH के साथ जैसे हम C2 ले रहे हैं तो C2H5OH, इस तरीके से हमारा अल्कोहल जो वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये चीज़ों को, तो जो है किस तरीके से हमारे लिए काम आ जाते हैं। जो एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसमें हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें जैसे जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर, ठीक है, एसिटोबैक्टर हो गया या एस्पैरागस हो गया, इंपॉर्टेंट है नाम आप ध्यान रखिएगा, एस्पैरागस। ठीक है, जो फंगस हो गई है, और बैक्टीरिया हो गया जैसे एसिटोबैक्टर, ये सब क्या किए जाते हैं, बहुत सारी जो एस्पेरिगल्स है उसको तो हम क्या करते हैं, जो सिट्रिक एसिड होता है उसको बनाने में, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए हम किस फंगस का यूज़ करते हैं, एस्पेरिगल्स का। और यहीं अगर हम देखें जो विनेगर है, एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं, उसको बनाने के लिए हम किस एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, वो है एसिटोबैक्टर। दोबारा से सुन लीजिए, जो हमारा विनेगर है यानी कि सिट्रिक एसिड होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं स्लाइड और लेके, विनेगर की हम बात कर रहे हैं ना, विनेगर जिसे आप आम भाषा में सिरका कहते हैं।
तो विनेगर को बनाने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है? ये एरोबिक बैक्टीरिया, इसका नाम रहता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। वहीं अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करें, है ना, सिट्रिक एसिड जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में मिलता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फंगस का यूज़ करते हैं। कौन सी फंगस का यूज़ करते हैं? एस्पैरागस। आगे हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच इंक्लूड फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोअन्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स। फ्लैजिलेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं कशाब, कशाबिक हिंदी से हम कहते हैं। सीलिएट क्या होते हैं? पक्षमाप, हिंदी में इसे हम कहते हैं। स्पोर्स, स्पोरोजोन जिनमें स्पोर्स बनते हैं, और इसी तरह की बहुत अदर फॉर्म्स हमें नजर आती हैं। तो ये देखिए आपको जो जिस तरीके से ये रेशे से नजर आ रहे हैं ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये हमारे फ्लैजिला, ठीक है, या ये कहलाते हैं आपकी सिलिया। इसी तरीके से ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इस तरीके से, और इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो लेयर हट जाती है, सारे स्पोर जो है वो बाहर आ जाते हैं और हर एक स्पोर क्या करता है? एक नई स्ट्रक्चर बना देता है। तो यहाँ आपको इस इमेज में कुछ जो है प्रोटोजोन्स दिखाए गए हैं, जैसे डाइडेनियम है, पैरामीशियम है, स्टिंटर है, और यूग्लिना हुआ, एमोइबा हुआ, ट्रिपेनोसोमा। तो ये सब क्या है? हमारे प्रोटोजोन्स हैं। तो अलग अलग जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने पढ़ा है कि कौन कौन से ग्रुप्स हमारे मिल रहे हैं। अब हमारे आते हैं वायरस, विषाणु जिसे आप कहते हैं ना, विषाणु। तो वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म दैट possess a nucleic acid but lack the replicating machinery। अब वायरस को हम क्या कहते हैं? वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ना तो इनको हम लिविंग में काउंट कर सकते हैं, ना ही हम इनको नॉन लिविंग में काउंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड तो होता है, यानी कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिविंग कहलाते हैं। लेकिन अपने आप से ये नहीं कर सकते जब तक कि ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं हो जाते, तब तक ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको नॉन लिविंग में कह देते हैं। तो जब तक किसी जीवित कोशिका के अंदर ये नहीं चले जाएंगे तब तक ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तब ये क्या कहलाएंगे? हम इनको नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, रेप्लिकेशन की पावर है, इसलिए हम इनको लिविंग कहते हैं। ठीक है, सो द वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ लिविंग सेल। लिविंग सेल के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑन दी बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। अब जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये सब अलग अलग जो वायरसेस हैं आपको नजर आ रहे हैं। और आजकल तो वैसे ही कोविड-19 हमारे सामने है ही, जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो वो भी क्या है? एक वायरस ही है, कोरोना जिसे हम कह रहे हैं। चलिए अब देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए अलग अलग यूजेस हैं। हम देखते हैं, जैसे हमने चैप्टर का हेडिंग ही हमने पढ़ा, टाइटल ये है फ्रेंड्स एंड फू। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो जैसा हम खाने में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हम यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन जैसे अभी हमने पढ़ा तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल हम इसका यूज़ करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग जो हैं वो इनके यूजेस हैं। जैसे मोस्ट कॉमन हमने अभी दही का पढ़ा। दही जो बन जाता है दूध के जम जाने से। कैसे जम जाता है? क्योंकि दूध जो है, यहीं पर मैं आपको एक स्लाइड लेकर के अलग से समझा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे हम कर्ड की बात करते हैं ना, कर्ड, दही। दही कैसे बनता है? हम सभी जानते हैं, जो दूध है, दूध के अंदर हम उसको थोड़ा सा निवाया गर्म करके, लुकवार्म करके उसके अंदर हम दही की कुछ बूंदे डालते हैं और सुबह तक हमें दही, दूध से दही बना हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दूध के अंदर हम जानते हैं क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है ना? क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्लियर? अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी हम यहाँ पर कहेंगे लैक्टिक, जो लैक्टोज शुगर होती है, ठीक है, लैक्टोज शुगर होती है दूध के अंदर। और जो हमने दही मिलाया उसके अंदर क्या हो जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं।
तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये क्या कर देती हैं, ये इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। और यही क्या कहला देता है, हमारा जो दूध थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कर्ड, ठीक है। तो यही क्या है, दही का जमना, दूध का जमना, ठीक। जैसे अभी मैंने आपको और यह मैंने बताया कि जो ब्रेड केक इडली डोसा बन जाते हैं, यीस्ट होता है, यीस्ट और शुगर के साथ, चीनी के साथ जब हम इसको मिला देते हैं तो शुगर के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, CO2 प्लस एल्कोहल बना लेते हैं। तो इस CO2 की वजह से फर्मेंटेशन यानी कि जो आटा है वो फूल जाता है ना। इसी तरीके से सॉइल फर्टिलिटी की हम बात करें कि सॉइल को किस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। तो ये भी हम नाइट्रोजन वाला प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। जो दूसरा यूज हम करते हैं वैक्सीन्स, वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो वैक्सीन्स क्या होते हैं, इंजेक्शंस है ना। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो क्या प्रोवाइड करती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू डिजीज। जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमें वैक्सीन्स लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही, पहले से ही मंथली या ईयरली उनके कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं वो प्रॉपर उन्हें देने पड़ते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं, वो वैक्सीन्स उनको भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचाते हैं। जैसे साल्क वैक्सीन है, पोलियो के लिए दिया जाता है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साल्क वैक्सीन पोलियो के लिए दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिया जाता है, रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। आप जानते हैं DPT का टीका लगता है बच्चों को, BCG का टीका लगता है, MMR का टीका लगता है ना, 8 से 9 महीने पर DPT का लगता है जो डिप्थीरिया से बचाता है बच्चों को। पोलियो की हम बात करें तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। BCG का टीका लगता है जो ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। 9 से 12 महीनों के बच्चों को MMR का लगता है जो मीजल्स हैं, मम्स हैं, रुबेला है, इन सब से बचाता है। यहीं फिर हम देखते हैं 18 से 24 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसे DPT और पोलियो का टीका फिर से लगता है जो डिप्थीरिया और जो पोलियो है उससे इनको बचाते हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीन्स एक्चुअली होते क्या है, वैक्सीन्स क्या है, ये डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, है ना, यानी कि जो बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हार्मफुल जो हम जीवाणु, रोगाणु हम कह सकते हैं, पैथोजेंस आप इन्हें कहते हैं। तो जब ये हार्मफुल माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में अपने आप से कुछ एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इन इन्वेडर्स का, यानी कि जो बाहर से जो रोगाणु हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि जो हमारे खुद के एंटीबॉडीज होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो पाते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या किया जाता है, तो इसके लिए जो हमारे जो भी रोगाणु हैं उसके वीक स्टेज के जो पैथोजेंस होते हैं उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो हमारी बॉडी है उनको रीड कर लेती है और अपने आप से उस मेमोरी को याद करते हुए, उसको मेमोराइज करते हुए उस पैथोजन को एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। और इन फ्यूचर अगर कभी हमें कोई वो बीमारी होनी हो तो क्या किया जाता है, उससे हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 8 से 9 महीने के बच्चे को DPT का टीका लगता है, डिप्थीरिया का टीका लगता है, या BCG का टीका लगता है ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए, या पोलियो का टीका लगता है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो ये क्यों पिलाई जाती हैं 8 से 9 महीने के बच्चे को, ये जो DPT, पोलियो या BCG जो भी वैक्सीनेशन हम बच्चे को दे रहे हैं वो उस बीमारी की वीकर फॉर्म है, कमज़ोर अवस्था है, ताकि वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए और हमें भी बीमारी ना हो पाए। लेकिन उस वीकर स्टेज को जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है, वो रीड कर लेती है और उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप कर लेती है, ताकि भविष्य में अगर कभी इन बीमारियों से हमारी बॉडी को सामना करना पड़े तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज अपने आप से डेवलप हो सके। तो ये होता है काम हमारे वैक्सीन्स का, यानी कि पहले से ही हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। जो नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत कम बीमार होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। हम यही कहते हैं कि जो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो
सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है, उसमें अपने आप से अपनी बॉडी को ढाल लिया है, ठीक है। और जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में नेचुरली डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो वैक्सीन्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो यही होती हैं वैक्सीन्स। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूंगी कि जो एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1798 में जो पहला वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन है, वो डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। और वो किसके लिए था? स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी आप कह सकते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इंग्लिश फिजिशियन थे ये। 1798 में इन्होंने पहला वैक्सीन डेवलप किया था। किसके लिए था वो? स्मॉल पॉक्स के लिए। अच्छा, इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? इन्होंने ये देखा कि जैसे जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय कुछ पेशेंट्स थे जो स्मॉल पॉक्स से जो है सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम हो गई थी और कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तो वहीं इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मैन है, जो दूध वाले लोग हैं, जिनके पशु हैं, दूध का काम करते हैं, उन लोगों को ये स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम नहीं है। या साथ ही जिनको काउ पॉक्स पहले हुआ है, काउ पॉक्स क्या होता है? ये एक स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। काउ पॉक्स वायरल स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जो पशुओं का काम करते हैं। आपने देखा होगा पशुओं के तरह तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं वो लगे रहते हैं। जब ह्यूमन बीइंग के साथ, मानव के संपर्क में वो आता है, तो मनुष्यों को तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसी में से एक है काउ पॉक्स। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जिन लोगों को काउ पॉक्स की प्रॉब्लम थी, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं था, ठीक है। इसका मतलब जो काउ पॉक्स के जो बैक्टीरिया बॉडी में जिनके चले गए थे, वो इन स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब्स को डेवलप नहीं होने दे रहे थे। इसका मतलब स्मॉल पॉक्स को क्योर करने के लिए काउ पॉक्स के माइक्रोब्स को यूज किया जा सकता था, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने जो काउ पॉक्स को इंजेक्ट करना शुरू किया जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स था, है ना, वैक्सीन के तौर पर, तो ये पता लगा कि वो जो लोग थे वो स्मॉल पॉक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो गए। और तब उन्होंने इस मेथड को स्मॉल पॉक्स के रिकवरी के लिए, इसके इलाज के लिए यूज किया, ठीक है। तो ये तो एक स्टोरी टाइप में हो गया। आपको ध्यान कर रखना है, एडवर्ड जेनर 1798 स्मॉल पॉक्स फर्स्ट वैक्सीनेशन, ओके। वैक्सीन आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिजीजेज, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनली किनके लिए यूज किया जाता है? जो वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग हैं, उनके लिए। जैसे साल्क वैक्सीन, पोलियो के लिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, है ना, अलग अलग वैक्सीन हैं। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक। जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, एंटीबायोटिक्स डेवलप होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होते क्या है? ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट इनहिबिट्स एंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, ठीक है। ये मेनली जो है बायोटिक यानी कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं मेनली, क्लियर। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? मेनली बैक्टीरियाज, ठीक है। तो उन बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए क्या किए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं। आपने देखा है घरों में जब भी हमें कोई थोड़ा बहुत हमें इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम होता है, आपसे कहा जाता है क्या? एंटीबायोटिक ले लो, कहा जाता है ना। तो वो एंटीबायोटिक क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से एंटर कर गए हैं, रोगाणु एंटर कर गए हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में अपने आप डेवलप हो जाते हैं नेचुरली, और कुछ जो है हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपको बताना चाहूँगी कि जैसा भी हमने पढ़ाई है कि 1929 के अंदर कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पहला जो एंटीबायोटिक था कौन सा था? पेनिसिलिन, इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? ये देखिए, ये क्या कर रहे थे? कुछ बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे एक कल्चर प्लेट के अंदर, इनके जो इनके अपेरेटस होते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जगह ग्रीन मोल्ड जो था वो लग गया था, ठीक है। तो ये जो ग्रीन मोल्ड था, जब इन्होंने डीपली स्टडी किया, इन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ वो ग्रीन मोल्ड था वहाँ वहाँ बैक्टीरिया जो है वो डेवलप नहीं हो रहे थे, यानी कि उनकी ग्रोथ वहाँ पर रुक गई थी।
इसका मतलब वो जो ग्रीन मोल्ड था वो इस बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, रोक रहा था, है ना। तो इस ग्रीन मोल्ड को उन्होंने एक एंटीबायोटिक के तौर पर यूज किया, यानी कि उस बैक्टीरिया के बढ़ने से रोकने के लिए एक दवाई के तौर पर इन्होंने यूज किया, जिसको क्या कहा, एंटीबायोटिक। और इस तरीके से जो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो डिस्कवर की गई। और आज बहुत सारी हम जानते हैं बैक्टीरिया से, फंजाई से जो एंटीबायोटिक्स डेवलप किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइलिन है, बहुत सारे कॉमन ही एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक्स लेते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर के प्रिकॉशन है, एडवाइस है, और प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारे पास में, एक्सेस डोज नहीं लेनी चाहिए, और इसका जो प्रॉपर कोर्स होता है वो जरूर से हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है। सो द मोस्ट बैक्टीरियल डिजीज आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। चलिए, पैथोजन जैसा भी आपको मैंने बताया ही है कि पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। इन दिस कंटेक्स्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल कैन बी पैथोजन। ये सभी क्या हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं। अब यहीं पर जैसे हम बैक्टीरियाज की बात कर रहे थे कि जो है कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे थे, हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। तो फायदे जैसे हम पढ़ चुके हैं, जैसे फूड के अंदर हमने पढ़ा, और कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है, जो बीमारियां फैलाते हैं। अब बीमारियां कैसे फैलाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली वो बीमारी लेकर चल रहे हैं और हमारे ऊपर आकर के छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। किसी के थ्रू ये जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, यानी कि कुछ इनके वाहक होते हैं, कुछ इनके कैरियर्स होते हैं, कुछ इनके वेक्टर्स होते हैं। तो ये कैरियर और वेक्टर क्या होते हैं, देखिए जो डिजीज की हमने बात की, तो डिजीज हम कह सकते हैं कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। संक्रमित और असंक्रमित हम इसे कह सकते हैं, जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस है ना, जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं वो क्या हो गए, इन्फेक्शियस। तो इस इन्फेक्शन को एक से दूसरे में जो लेकर के जा रहा है वो कोई ना कोई फैक्टर होगा, कैरियर होगा, कोई वेक्टर होगा, है ना। तो चलिए कैरियर हम देख लेते हैं। कैरियर इज अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट बट डिस्प्लेज नो सिम्टम्स ऑन इट। यानी कि जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन जिसे हम कह सकते हैं, इससे इन्फेक्टेड कोई भी पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, लेकिन उसके अंदर वो पैथोजन तो है। तो वो क्या कर रहा है, वो जितना मूव करेगा उतने ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता चला जाएगा। जैसे भी लॉकडाउन की हम बात करें, हमें अंदर क्यों रोका गया, क्योंकि ये जो कैरियर हैं, लोग जो हैं एक दूसरे कैरियर बने हुए हैं इस वायरस के, एक से दूसरे को, हालांकि इनमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। अब भी हम देख रहे हैं असिम्टोमेटिक टर्म हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं बार बार कि कोरोना का कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है, वो कैरियर है, वो वाहक है उसका, उसको लेके जा रहा है एक से दूसरे तक, है ना। तो ऐसी किसी इन्फेक्शियस डिजीज को जो भी पर्सन या ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे में लेकर के जाएगा वो क्या कहलाएगा, कैरियर, ठीक है। और वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ बाइटिंग इंसेक्ट और टिक दैट कैन ट्रांसमिट अ डिजीज और पैरासाइट फ्रॉम वन एनिमल और प्लांट टू अनदर। जैसे मच्छर जब हमें काट जाएगा तो क्या होगा, हम मलेरिया, डेंगू की बात करते हैं, है ना, तो ये हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। कि किसी इंसेक्ट के काटने से, वो उस ऑर्गेनिज्म के काटने से हमारी बॉडी के अंदर जो उसके डेवलपमेंट हुआ उस ऑर्गेनिज्म का, और वो हमारे लिए क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटो जैसे हम बात कर रहे हैं, डेंगू वायरस फैलाता है। एनोफिलीज मच्छर की हम बात करें जो मलेरिया बुखार फैला देता है, मलेरिया पैरासाइट हम जानते हैं जो दूसरे की बॉडी में एंटर करके वहीं पर अपना सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये हो गए कैरियर और वेक्टर, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि कैसे बीमारियां फैला सकते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हम फैला सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें जो डिजीजेज हैं वो कौन कौन से हो सकती हैं, एयर बॉर्न हो सकती हैं, वाटर बॉर्न हो सकती हैं, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में आएंगे कहाँ से, हवा के थ्रू भी आ सकते हैं, वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं ना। तो जो एयर बॉर्न डिजीज है जैसे इन्फ्लुएंजा, है ना, हवा के थ्रू, हवा के अंदर जो है इसके भीतर कीटाणु होते हैं और वो हमारी बॉडी तक एक से दूसरे में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से वाटर बॉर्न, जैसे टाइफाइड की हम बात करें तो गंदा पानी पी लेने से जो उसके कीटाणु है, पैथोजेंस हैं, वो
बॉडी में चले जाते हैं कंटेमिनेटेड जो दूषित वाटर है वो पीने से, तो वो क्या आ जाएगा, टाइफाइड की बीमारी आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो क्या हो जाती हैं, इससे हमें फैल जाती हैं। जैसे कोलेरा की हम बात करें, बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड की हम बात करें, बैक्टीरिया से फैलता है। तो कंटेमिनेटेड वाटर फूड अगर हम खा लेंगे तो इससे हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखिएगा आप, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज हम कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, ये क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, जो वायरस से फैल रही है वो क्या कह रहा है कि वायरल डिजीज होगी, ये पानी के कारण फैलती है। पोलियो की हम बात करें तो पोलियो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, ये भी कैसे फैलेगी, ये एयर और वाटर कंटेमिनेटेड हम पी लेंगे। चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, ये सब भी क्या है, वायरल डिजीजेज हैं। मलेरिया हम जानते हैं, मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोआ से, मच्छर अभी हमने पढ़ा है ना, तो प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है, मॉस्किटो से फैलती है ये। तो ये सब तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे अब इनको भी हम वायरल, बैक्टीरियल, इस तरह की डिसीज बीमारियां हम कहते हैं। जैसे चलिए अगली स्लाइड में ही है ये सब चीजें, हम वहां पर देख लेते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे कि देखा हमने, है ना, ये किससे, बैक्टीरियल डिजीज है, एयर से फैल रही है। मीजल्स है, वायरल डिजीज है, एयर के थ्रू फैलती है। चिकन पॉक्स है, वायरल डिजीज है, एयर या आपस में इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से हो सकती है। पोलियो है, वायरल डिजीज है, ये भी हवा से या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हो सकती है, इसलिए इनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। कॉलेरा है, बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर या फूड कंटेमिनेटेड अगर हम ले लेंगे तो उससे हो जाएगा। टाइफाइड है, बैक्टीरियल डिजीज है, कंटेमिनेटेड वाटर से होती है। हेपेटाइटिस बी अभी हमने पढ़ा, वायरल डिजीज है, कंटेमिनेटेड वाटर से होगी। मलेरिया, प्रोटोजोआ जो मच्छर हमने पढ़ा, मॉस्किटो बाइट से फैलती है। स्लीपिंग सिकनेस है, प्रोटोजोआ डिजीज है, जिसे हम टेस्टिस फ्लाई जो है उसके काटने से हो जाती है ना। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं जो आप अलग अलग कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोआ है, जैसे फंजाई से भी हो जाती है। हम स्किन डिजीजेस पढ़ते हैं, है ना, स्किन डिजीजेस होती है, जैसे रिंगवॉर्म, आपने सुना है नाम, रिंगवॉर्म, ये क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। प्लांट्स में भी हम देखते हैं बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, एनिमल्स में भी हो जाती हैं। जैसे देखिए हमारे पास है जैसे सिट्रस कैंकर है, बैक्टीरियल डिजीज है, हवा के थ्रू ट्रांसमिशन होता है इसका। रस्ट ऑफ बीट है, फंगल प्रॉब्लम है, हवा के थ्रू या बीजों के थ्रू होता है। येलो वेन मोज़ेक, भिंडी के अंदर जो हो जाता है, ये वायरल डिजीज है। ये इंसेक्ट्स जब लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं कि तरह तरह के, तो उनकी वजह से हो जाता है ना। टोबैको मोज़ेक है, टोबैको मोज़ेक क्या होती है, ये हाथों से या जो क्लोथिंग को फील्ड वर्कर्स है उनके कपड़ों से हो जाती है, वायरल डिजीज है। सिट्रस कैंकर अभी हमने पढ़ ही लिया है, रस्ट हो गया, रस्ट भी अलग अलग तरह से हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो गई। इसी तरीके से एनिमल्स में भी जो है ये बीमारियां अलग अलग मिलती हैं। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज कैटल के अंदर हो जाती है, वायरल डिजीज है। एंथ्रेक्स हो जाता है कैटल में, बैक्टीरियल डिजीज है। प्रोटोजोआ के थ्रू स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है, जैसे कैटल्स हैं, पिग्स हैं, हॉर्सेज हैं, इनके अंदर, ठीक है। तो अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे खाने को भी खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत गर्मी होती है जब, तो खाना में से खट्टी स्मेल, रोटन स्मेल आने लग जाती है, सड़ जाता है खाना। तो या कई बार खाना फूड पॉइजनिंग जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं ना। तो when food contaminated with pathogens or toxins are consumed, it causes food poisoning. The most common symptom is pain in the stomach. In severe cases, food poisoning can also cause death. यानी कि food poisoning भी जो है डेथ तक कर सकती है, मतलब हमारी डेथ तक हो सकती है उससे, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड अगर हम खा लेते हैं तो, है ना। वॉमिटिंग कंटिन्यूसली होगी। तो अगर हम देखें मेनली जो बैक्टीरियाज हैं जो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं, सैल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। सैल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, ये बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, क्लियर। इसी तरीके से जो फंगस हैं, फंगस भी जो है वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं फंगस कौन कौन सी हैं। फंगस आ जाएंगी आपकी एस्पैरागस, अभी जैसे हमने पढ़ा था, बताइए आप क्या पढ़ा था हमने सिट्रिक एसिड पढ़ा था, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज किया जाता है।
तो वहीं पर हमने देखा था कि ये फंगस यूज किया जाता है, एस्पेरगस है या पेनिसिलियम है, ठीक है। ये भी क्या है, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो फूड इंडस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसमें फूड प्रिजर्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि खाने को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ताकि वो फूड पॉइजनिंग उससे लोगों को ना हो जाए, खाना खराब ना हो जाए ना, बहुत लंबे समय तक रखना होता है, बहुत दूर दूर तक पहुंचाना होता है। तो कुछ केमिकल्स को जो है डाला जाता है खाने के अंदर ताकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सके। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के लिए जो हम आम घरों में भी अपने यूज़ करते हैं और जो इंडस्ट्रियल लेवल पर है वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जाता है। जैसे केमिकल मेथड की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जो खाने में इन पैथोजेंस को, बैक्टीरियाज को डेवलप नहीं होने देते, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए भी वो सेफ रहते हैं। जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एंड सोडियम बेंजोएट, ये कॉमनली यूज़ किए जाने वाले केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, नमक का हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों में अचार हम डालते हैं तो नमक डालते हैं ना, तो नमक क्या करता है, बैक्टीरिया को, फंगस को, इन सबको दूर रखता है। तो कॉमन सॉल्ट जिसे आप सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। चीनी के द्वारा भी, शुगर के थ्रू भी प्रिजर्वेशन किया जाता है, जैसे जैम्स हैं, जेलीज हैं, स्क्वैश हैं, इनमें चीनी डाली जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। यूज ऑफ शुगर एज इट प्रोड्यूस दी मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, जो मॉइस्चर है उसको कम कर देती है। जहाँ मॉइस्चर होती है वहीं पर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो मॉइस्चर को कंट्रोल रखते हैं, ये कम करती है चीनी, ध्यान रखिएगा। ये विनेगर और ऑयल के थ्रू हम यूज़ करते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया चार के अंदर हम तेल डालते हैं, विनेगर यानी कि सिरका डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं होते हैं विनेगर का यूज़ करने से। पास्चराइजेशन आपने देखा है, जैसे आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध हम देखते हैं पास्चराइज किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनको बहुत गर्म किया जाता है, फिर एकदम ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पास्चराइजेशन। इससे क्या होता है, सुपर हीटिंग और कूलिंग से जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। पास्चराइजेशन इंश्योर्स द टेस्ट ऑफ बेवरेज सच एज मिल्क डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसका टेस्ट जो है वो वही का वही रहता है। Storage and packing. Dry fruits and many vegetables are preserved in airtight, air-sealed containers. The absence of air prevents the growth of bacteria और fungi. यानी कि एयर नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं होगी, तो ये जो पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेवलप नहीं होंगे। रेफ्रिजरेशन के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू भी हम क्या है कर सकते हैं। जैसे फ्रिज के अंदर आपने देखा है टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम खाना जो है, जो सरप्लस फूड होता है हमारा, हम उसी के अंदर स्टोर कर लेते हैं ना। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं कि सन ड्राई, यानी कि धूप में भी जो है हम इसको बचा करके रखते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, या स्मोक के थ्रू भी क्या करते हैं हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन के। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन कहाँ पहुँच जाती है, एटमॉस्फेयर से अर्थ के अंदर, और अर्थ से वापस कहाँ पहुँच जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो साइकिल है इसी को हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये कैसे होता है, ऐसा तो नहीं है एक पाथ बना हुआ नाइट्रोजन उस पाथ के ऊपर चक्कर लगाई जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कितनी 78% नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन क्या होती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिट्टी के अंदर जाती है, और मिट्टी से वापस जो है ये पेड़ पौधों के थ्रू होती हुई पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पेड़ पौधों के थ्रू वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। लेकिन इसका भी प्रोसेस है। अब जो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना होता है, नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में, और इस नाइट्रेट को जो है पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने पढ़ा ना जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे यूजफुल हैं सॉइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में, तो वो अब हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, जितने भी डेड एनिमल्स वेस्टेज है, रिमेन्स हैं प्लांट्स के, उन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं, जो अमोनियम
कंपाउंड्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया, जिसे हम क्या कह देते हैं, अमोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, अमोनिफिकेशन। क्लियर, यानी कि जो डेड जो एनिमल वेस्ट है या प्लांट रिमेन्स हैं उनको बैक्टीरिया के थ्रू ब्रेक डाउन कर देना, उनको मिट्टी में मिला देना, ये कह सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अमोनियम कंपाउंड्स होंगे, अमोनियम कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस अमोनिया को क्या कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कह देते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यानी कि इस अमोनिफिकेशन के थ्रू जो भी केमिकल है जिसमें नाइट्रोजन है वो जब मिट्टी में चला जाएगा तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। चलिए, ये एक हो गया। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली भी जो है मिट्टी में नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जा सकती है। कैसे, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया नाम सुना है ना, राइजोबियम बहुत बार पढ़ चुके हैं हम पहले। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स पे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या किया इन्होंने, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया और उस नाइट्रेट को पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस नाइट्रेट को क्या करेंगे, पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और पौधों से होती हुई कहाँ चली जाएगी, ये वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें एक और प्रोसेस होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब बिजली चमकेगी, लाइटनिंग होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस टेम्परेचर की वजह से कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो क्या होती है, हवा में ही कंबाइन हो जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेती है। अब ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बारिश के बूंदों के साथ नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। हालांकि ये एसिड्स होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, जब बहुत ज़्यादा एसिड होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो वीक एसिड है तो थोड़ा कम नुकसान हो जाएगा। और ये क्या आ जाते हैं, ये बारिश की बूंदों के साथ नीचे ज़मीन में आ जाते हैं और यहाँ ये फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग है, देखिए लाइटनिंग हमने पढ़ा, ये हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को हमने देख लिया। ये क्या हो गया, यहाँ से जो नाइट्रोजन है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये फिर से कहाँ चले गए, प्लांट्स के पास चले गए, इधर ये प्लांट्स ने यूज़ कर लिया। तो ये अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, नाइट्रोजन साइकिल हम कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनके 4 ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, वायरल, बैक्टीरियल और फंगस, एल्गी। इन चारों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। फिर हमारे लिए हार्मफुल यूजेस है, हार्मफुल क्यों है ये, और हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरीके से हैं। हमने एंटीबायोटिक्स को पढ़ा, कैसे डेवलप हुए। हमने वैक्सीन्स को पढ़ा कि कैसे फर्स्ट वैक्सीन, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है, पहला एंटीबायोटिक कहाँ डिस्कवर हुआ, अलग अलग वैक्सीन्स को हमने पढ़ा, एंटीबायोटिक कैसे डेवलप होते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा, फूड पॉइजनिंग, अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको मैंने करवा दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करें। तो आई होप ये वीडियो आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट हो तो आपको, जैसा कि मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।